हेलो बच्चों आज हम लोग 11th क्लास में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है वीबीटी, है ना, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, है ना। बच्चों ये थ्योरी आई क्यों, इसके पीछे रीजन क्या है? सर पॉलिंग ने ये थ्योरी दी थी, क्वेश्चन है कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आई क्यों। बच्चों इस क्वेश्चन में आप समझना, जरा मेरी बात समझना। H और H के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है ना, H और H के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। बॉन्ड एनर्जी होती है 435.8 किलो जूल पर मोल और बॉन्ड लेंथ होती है 74 पिकोमीटर। समझ रहे हैं ना मेरी बात? हाइड्रोजन के अंदर सिंगल बॉन्ड है, बॉन्ड एनर्जी है 435.8 किलो जूल पर मोल और बॉन्ड लेंथ है 74 पिकोमीटर। अगर आप देखो फ्लोरीन के बीच में भी सिंगल बॉन्ड है और बॉन्ड एनर्जी है 155 किलो जूल पर मोल और बॉन्ड लेंथ है 144 पिकोमीटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो लुईस डॉट स्ट्रक्चर नहीं दे पा रहा था। क्या नहीं दे पा रहा था? बताओ आंसर क्या नहीं दे पा रहा था? ये आंसर नहीं दे पा रहा था कि हाइड्रोजन के पास भी सिंगल बॉन्ड है, फिर बॉन्ड एनर्जी 435.8 किलो जूल पर मोल कैसे है, बॉन्ड लेंथ 74 पिकोमीटर कैसे है, और फ्लोरीन के बीच में भी सिंगल बॉन्ड है, फिर बॉन्ड एनर्जी 155 किलो जूल पर मोल कैसे है, और बॉन्ड लेंथ 144 पिकोमीटर कैसे है। कहने का मतलब ये है दोनों के पास सिंगल बॉन्ड है, फिर दोनों की एनर्जी में इतना डिफरेंस कैसे है, दोनों की बॉन्ड लेंथ में इतना डिफरेंस कैसे है। इस बात को कौन नहीं समझा पा रहा था? इस बात को लुईस डॉट स्ट्रक्चर नहीं समझा पा रहा था। इस क्वेश्चन का आंसर कौन देगा? इस क्वेश्चन का आंसर देगी वीबीटी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी सर पॉलिंग ने दी थी। हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, बॉन्ड एनर्जी 435.8 किलो जूल पर मोल है, बॉन्ड लेंथ जो है वो 74 पिकोमीटर है, इसकी जो बॉन्ड एनर्जी है वो 155 किलो जूल है, बॉन्ड लेंथ 144 पिकोमीटर है। इस क्वेश्चन का आंसर हमको लुईस डॉट स्ट्रक्चर नहीं दे पा रहा था। तो पहला क्वेश्चन ये था कि ये दोनों की बॉन्ड एनर्जी में डिफरेंस क्यों है जबकि दोनों बॉन्ड सिंगल है, जबकि दोनों बॉन्ड सिंगल है, फिर दोनों की बॉन्ड एनर्जी में इतना डिफरेंस क्यों? दोनों बॉन्ड सिंगल है तो दोनों की बॉन्ड लेंथ में इतना डिफरेंस क्यों? भाई सिंगल बॉन्ड है तो हर जगह बॉन्ड लेंथ बराबर होनी चाहिए थी, बट नहीं थी। तो ये चीज का आंसर कौन नहीं दे पा रहा था? लुईस डॉट स्ट्रक्चर नहीं दे पा रहा था। आप इस चीज को नोट कर ले पहले कि हमें क्यों पढ़नी है वीबीटी। जरा इस बात को नोट कर लें, हमें क्यों पढ़नी है वीबीटी, अब नोट कर लो। अब बच्चों जो अगला टॉपिक है इसके अंदर वो मैं आपको बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं शुरुआत में भी बता चुका था कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन बताइए अकॉर्डिंग टू वीबीटी। क्या क्वेश्चन पूछ रहा हूं? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन बतानी है अकॉर्डिंग टू वीबीटी। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन बतानी है अकॉर्डिंग टू वीबीटी। वीबीटी के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन आपको एक्सप्लेन करनी है। किसके अकॉर्डिंग? वीबीटी। अब बच्चों समझता है कोई भी मॉलिक्यूल तभी बनता है जब अट्रैक्टिव फोर्सेस का मैग्नीट्यूड रिपल्सिव फोर्सेस से ज्यादा हो। कोई भी मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन तब होती है जब अट्रैक्टिव फोर्सेस का मैग्नीट्यूड रिपल्सिव फोर्सेस से ज्यादा हो। ऐसा होगा तो एटम एक दूसरे के क्लोज आएंगे। अगर मान लो रिपल्सिव फोर्सेस का मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो एटम एक दूसरे के क्लोज आएंगे नहीं, वो एक दूसरे से दूर रहेंगे। एटम एक दूसरे के क्लोज कब आएंगे? जब अट्रैक्टिव फोर्सेस का मैग्नीट्यूड रिपल्सिव फोर्सेस से ज्यादा हो, रिपल्सिव फोर्सेस से ज्यादा हो। जब अट्रैक्टिव फोर्सेस का मैग्नीट्यूड रिपल्सिव फोर्सेस से ज्यादा हो। समझ रहे हैं ना मेरी बात? अट्रैक्टिव फोर्सेस का मैग्नीट्यूड रिपल्सिव फोर्सेस से ज्यादा हो। अब मान लो ये एक हाइड्रोजन एटम ए है, ये हाइड्रोजन एटम एच ए है, ये इसका न्यूक्लियस है एन ए और ये इलेक्ट्रॉन है ई ए जो रिवॉल्व कर रहा है।
सुना ध्यान से। और होता क्या है, अट्रैक्शन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी क्या करती है, अट्रैक्शन की वजह से अगर अट्रैक्शन ज्यादा है तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, और पोटेंशियल एनर्जी कम होगी तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। और अट्रैक्टिव फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड है वो रिपल्सिव फोर्सेस से ज्यादा होना चाहिए, तभी वो मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन हो पाएगी, तभी एटम एक दूसरे के क्लोज आएंगे, और अगर एटम एक दूसरे के क्लोज आएंगे तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। हमसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि वीबीटी के अकॉर्डिंग आप किसकी फॉर्मेशन बताइए, H2 की फॉर्मेशन बताइए। मैंने पहला एक हाइड्रोजन एटम ले लिया, ये इसका न्यूक्लियस है Na, ये मैंने दूसरा हाइड्रोजन एटम ले लिया है Hb, ये इसका न्यूक्लियस है Nb, और ये इसका इलेक्ट्रॉन है Ee। ठीक है। अब बच्चों इसमें दो तरीके की फोर्सेस वर्क कर रही हैं, एक अट्रैक्टिव फोर्सेस है, रिपल्सिव फोर्सेस। अगर ये मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन हो रही है तो इसका मतलब है अट्रैक्टिव फोर्सेस का मैग्नीट्यूड रिपल्सिव फोर्सेस से ज्यादा होगा। अगर मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन हो रही है तो अट्रैक्टिव फोर्सेस का मैग्नीट्यूड रिपल्सिव फोर्सेस से ज्यादा होगा, और जब ऐसा होगा तो ये एटम एक दूसरे के क्लोज आएंगे, जब एटम एक दूसरे के क्लोज आएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, कम होते होते एक ऐसा पॉइंट आएगा जिसमें पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाएगी, जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी तो स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगी। समझ रहे हैं ना मेरी बात, एक ऐसा पॉइंट आएगा जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाएगी, स्टेबिलिटी मैक्सिमम हो जाएगी। अब जरा समझो, इसमें दो तरीके की फोर्सेस वर्क कर रही हैं, एक अट्रैक्टिव फोर्सेस और एक रिपल्सिव फोर्सेस। बच्चों ये दोनों एटम एक दूसरे के क्लोज क्यों आ रहे हैं, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड है वो रिपल्सिव फोर्सेस से ज्यादा है। अब मुझे ये बताना है अट्रैक्टिव फोर्सेस कौन कौन सी हैं। तो एक अट्रैक्टिव फोर्स तो बेटा ये है, ये एक तो इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ये तो हो गई न्यू अट्रैक्टिव फोर्सेस जब ये एटम एक दूसरे के क्लोज आएंगे। तो मैं यहां लिख दूं न्यू अट्रैक्टिव फोर्सेस कौन सी है, न्यू अट्रैक्टिव फोर्सेस कौन सी है। तो न्यू अट्रैक्टिव फोर्सेस जो हैं वो हैं पहले का न्यूक्लियस दूसरे का इलेक्ट्रॉन, दूसरे का न्यूक्लियस पहले का इलेक्ट्रॉन, ये तो न्यू अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, जो जब एटम एक दूसरे के क्लोज आएंगे तो ये दोनों न्यू अट्रैक्टिव फोर्सेस वर्क करेंगी। ये इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। मान लो ये एटम शुरुआत में इनफाइनाइट डिस्टेंस पे थे जब कोई फोर्स वर्क नहीं कर रहे थे, जैसे जैसे ये एटम एक दूसरे के क्लोज आएंगे तो कौन सी फोर्स इनको क्लोज लेकर आ रही है, अट्रैक्टिव फोर्स क्लोज लेकर आ रही है, अट्रैक्टिव फोर्स क्लोज लेकर आ रही है। तो कौन सी न्यू अट्रैक्टिव फोर्स है, वो न्यू अट्रैक्टिव फोर्स है NaEb NbEa, पहले का न्यूक्लियस दूसरे का इलेक्ट्रॉन, दूसरे का न्यूक्लियस पहले का इलेक्ट्रॉन, ये न्यू अट्रैक्टिव फोर्स है। अगर मैं यहां बात करूं ओल्ड अट्रैक्टिव फोर्स की, ओल्ड अट्रैक्टिव फोर्स कौन सी है, अगर मैं बात करूं ओल्ड अट्रैक्टिव फोर्स की, तो ओल्ड अट्रैक्टिव फोर्स कौन सी है बताओ। हाँ, पहले का न्यूक्लियस पहले का इलेक्ट्रॉन, दूसरे का न्यूक्लियस दूसरे का इलेक्ट्रॉन, ये ओल्ड अट्रैक्टिव फोर्स है। अच्छा मुझे बताओ रिपल्सिव फोर्सेस कौन कौन सी है। रिपल्सिव फोर्सेस ये इसका इलेक्ट्रॉन इसका न्यूक्लियस, न्यूक्लियस न्यूक्लियस के बीच में रिपल्शन, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन। तो न्यू रिपल्सिव फोर्सेस कौन सी हैं, न्यू रिपल्सिव फोर्सेस है NaNb EaEb, ये दोनों न्यू रिपल्सिव फोर्सेस हैं। तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन क्यों हो रही है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन इसलिए हो रही है क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्सेस का मैग्नीट्यूड रिपल्सिव फोर्सेस से ज्यादा है, जिसकी वजह से ये दो एटम एक दूसरे में क्लोज आएंगे। अच्छा वो कौन सी अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं जो इनके बीच में वर्क कर रही हैं, दो तरीके की अट्रैक्टिव फोर्सेस वर्क कर रही हैं। एक फोर्स को कहते हैं न्यू अट्रैक्टिव फोर्स, एक को कहते हैं ओल्ड अट्रैक्टिव फोर्स। इसको डैश डैश बताया गया है एनसीईआरटी में, इसको सॉलिड लाइन से बताया गया है, इसको सॉलिड लाइन से बताया गया है, इसको सॉलिड लाइन से बताया गया है, इसको डॉटेड लाइन से बताया गया है। समझ गए मेरी बात, नहीं समझी। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन मुझे बतानी है अकॉर्डिंग टू वीबीटी। वीबीटी ये कहती है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल तभी बनेगा जब उसके अंदर अट्रैक्टिव फोर्सेस का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा रिपल्सिव फोर्सेस से। अच्छा मुझे ये बताओ अट्रैक्टिव फोर्सेस में कौन कौन सी फोर्सेस हैं, दो तरीके की फोर्स है, एक न्यू अट्रैक्टिव फोर्स है और एक ओल्ड अट्रैक्टिव फोर्स है। अच्छा न्यू अट्रैक्टिव फोर्स कौन सी है, पहले का न्यूक्लियस दूसरे का इलेक्ट्रॉन, दूसरे का न्यूक्लियस पहले का इलेक्ट्रॉन। ओल्ड अट्रैक्टिव फोर्स कौन सी है, पहले का न्यूक्लियस पहले का इलेक्ट्रॉन, पहले का न्यूक्लियस दूसरे का न्यूक्लियस दूसरे का इलेक्ट्रॉन। रिपल्सिव फोर्सेस कौन कौन सी है, न्यूक्लियस न्यूक्लियस के बीच में रिपल्शन, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन। आप ये बात समझो, क्वेश्चन ये आता है पेपर में कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग आप
हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन दिखाओ। अच्छा, ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हाइड्रोजन एटम से बनेगा। हाइड्रोजन एटम एक दूसरे के पास क्यों आएंगे? क्योंकि उनके अंदर अट्रैक्टिव फोर्सेस का मैग्नीट्यूड ज्यादा होना चाहिए। किससे? रिपल्सिव फोर्सेस से। अब अट्रैक्टिव फोर्सेस कौन कौन सी है? अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं ये रही, और रिपल्सिव फोर्सेस ये रही। शुरुआत में अट्रैक्टिव फोर्सेस का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, अट्रैक्शन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी क्या करती है? कम होती है। पहले इतना पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू वीबीटी बतानी है। अट्रैक्टिव फोर्सेस का मैग्नीट्यूड रिपल्सिव फोर्सेस से ज्यादा है, अट्रैक्शन ज्यादा है, पोटेंशियल एनर्जी कम है, स्टेबिलिटी ज्यादा है। अट्रैक्टिव फोर्सेस कौन सी है? NaEb NbE है। रिपल्सिव फोर्सेस कौन है? Na Nb Ea Eb। अट्रैक्टिव फोर्सेस का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, जिसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी। एक समय ऐसा आएगा जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाएगी। जिस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी उस पर स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगी और उसी पर बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। क्या इतनी कहानी सही है? अब आगे की बात कर रहे हैं। तो ये तो मैं समझा रहा था हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन बता रहा था आपको मैं, किसके अकॉर्डिंग? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन बता रहा था मैं आपको। अब जरा इसका पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम देख लीजिए आप। पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम, तो ये जो वाई एक्सिस है ना, इस पर हम लोग लिखते हैं एनर्जी। ऊपर जाओगे एनर्जी बढ़ेगी। इस एक्स एक्सिस पे लिखते हैं हम इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। शुरुआत में एटम एक दूसरे से बहुत दूर थे, है ना, तब इतनी पोटेंशियल एनर्जी थी। जैसे जैसे एटम एक दूसरे के क्लोज आएंगे वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी, है ना। कुछ इस तरीके का डायग्राम है, आप अच्छे से बनाइएगा इसको, डायग्राम को मैं और अच्छे से समझा देता हूं। कुछ इस तरीके का डायग्राम है, कुछ इस तरीके का डायग्राम है बच्चों। ये रहे हमारे एटम एक दूसरे के काफी दूर थे, फिर एटम एक दूसरे के क्या आ गए? क्लोज आ गए। फिर एटम एक दूसरे के और क्लोज आ गए। फिर इस पॉइंट पर आकर ऐसे आप ये देखिए, जैसे जैसे आप राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे, आप ये बताइए इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या हो रहा है? लगातार कम हो रहा है, लगातार कम हो रहा है। यहां पर शुरुआत में अट्रैक्टिव फोर्सेस का मैग्नीट्यूड, शुरुआत में अट्रैक्टिव फोर्सेस का मैग्नीट्यूड किससे ज्यादा है? रिपल्सिव फोर्सेस से ज्यादा है। तो क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। अब पोटेंशियल एनर्जी कम होती गई, इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, तो इस पॉइंट पर स्टेबिलिटी मैक्सिमम है। इसी पॉइंट पर किसकी फॉर्मेशन होगी? बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहती है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है जैसे जैसे एटम एक दूसरे के क्लोज आएंगे, और वो क्लोज क्यों आ रहे हैं? क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्सेस का मैग्नीट्यूड रिपल्सिव फोर्सेस से ज्यादा है, इसकी वजह से एटम एक दूसरे के क्लोज आ रहे हैं। अगर एटम एक दूसरे के क्लोज आएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। एक समय ऐसा आएगा जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाएगी, और जिस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाएगी उस पॉइंट पर स्टेबिलिटी मैक्सिमम हो जाएगी, और वो कहलाएगा। अब मुझे बताओ, यहां से लेकर यहां तक का एनर्जी का जो डिफरेंस है, इसी को कहा जाता है बॉन्ड एनर्जी। इसी को कहा जाता है बॉन्ड एनर्जी। 435.8 किलोजूल पर मोल। यहाँ जो एनर्जी मेजर की जाती है बच्चों, वो किलोजूल पर मोल में मेजर की जाती है। मेरी बात समझना, यहाँ पर शुरुआत में अट्रैक्टिव फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड है वो रिपल्सिव फोर्सेस से ज्यादा है। यहाँ पर तो एनर्जी क्या होती गई? कम होती गई। एक ऐसा पॉइंट आएगा जिस पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाएगी, स्टेबिलिटी मैक्सिमम हो जाएगी, उस पॉइंट पर बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो एनर्जी का डिफरेंस है, वो कितना है बच्चों? जो एनर्जी का डिफरेंस है वो कितना है? 435.8। यही कहलाएगी बॉन्ड एनर्जी। अब बच्चों समझो, यहां से लेकर ये इस एक्सिस में, यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है ये कहलाएगा बॉन्ड लेंथ। और ये कितनी होती है हाइड्रोजन के केस में? ये कितनी होती है मुझे बताओ? 74 पिकोमीटर। समझ गए? इस पॉइंट पर जहां पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, यहां अट्रैक्टिव फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड है, अट्रैक्शन जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? रिपल्शन के बराबर हो जाएगा। जिस पॉइंट पे अट्रैक्शन रिपल्शन के बराबर हो जाता है उस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाती है। इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी अगर मिनिमम हो जाएगी तो स्टेबिलिटी मैक्सिमम हो जाएगी। स्टेबिलिटी अगर मैक्सिमम हो जाएगी तो बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी।
और बॉन्ड एनर्जी क्या है, यहां से लेके यहां तक एनर्जी का जो डिफरेंस है वो क्या कहलाएगा, बॉन्ड एनर्जी कहलाएगा। सही है बच्चों, बोलो। अब यहां पर सुनो, बच्चे क्वेश्चन ये पूछा था जो ऑफलाइन पढ़ रहे हैं कि सर ये कर्व कैसे बढ़ गया। अब अगर आप इस पॉइंट के आगे आ जाएंगे, इस पॉइंट के आगे आ जाएंगे तो अब रिपल्शन क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। किससे, अट्रैक्शन से। अट्रैक्शन से जब रिपल्शन ज्यादा हो जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, समझो आप, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं। मैं आपको बताना चाह रहा हूं जैसे जैसे एटम पहले दूर थे, कौन सी फोर्सेस वर्क करी, शुरुआत में एटम बहुत ज्यादा दूर थे, कोई फोर्स वर्क नहीं करेगी। जैसे एटम थोड़ा डिस्टेंस पर आएंगे, अट्रैक्टिव फोर्सेस का मैग्नीट्यूड रिपल्सिव फोर्सेस से ज्यादा है, एटम एक दूसरे के क्या आना चालू करेंगे, क्लोज आना चालू करेंगे। क्लोज आना चालू करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी कम होना चालू होगी। जैसे जैसे पोटेंशियल एनर्जी कम होते होते एक पॉइंट ऐसा आएगा जिसमें पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाएगी। वो पॉइंट वो वाला पॉइंट होगा जहां पर अट्रैक्शन किसके बराबर होगा, रिपल्शन के बराबर होगा। जहां अट्रैक्शन रिपल्शन के बराबर होगा वहां स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगी बच्चों, वहीं पे बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे, राइट से लेफ्ट की तरफ जाएंगे, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कम हो रहा है। पहले एटम दूर थे तो पोटेंशियल एनर्जी इतनी थी, जैसे जैसे एटम क्लोज आ रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, कम हो रही है। जैसे और ज्यादा क्लोज आ रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है। एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाएगी। जिस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी उस पॉइंट पर स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगी, वहां पर बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। इसी पॉइंट पर बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, जहां पर बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है वहां अट्रैक्टिव फोर्सेस का मैग्नीट्यूड रिपल्सिव फोर्सेस के बराबर होता है। अगर आप इस पॉइंट के और आगे निकल जाएंगे तो आप ये देखेंगे कि रिपल्शन का जो मैग्नीट्यूड है वो बढ़ जाएगा, किसके कंपैरिजन में, अट्रैक्शन के, जिसके कारण जो पोटेंशियल एनर्जी है वो बढ़ जाएगी और स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यही कर्व आपको एनसीईआरटी में दे रखा है, आपको इसको सही से पढ़ना है। यही कर्व एनसीईआरटी में बच्चों दे रखा है। अब आपको यही कर्व पढ़ना है, जरा आप इसे समझो, देखो स्क्रीनशॉट लो। बोलो। ये तो पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का बच्चों, ना किसका है, पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम है ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का, समझो मेरी बात को। एटम एक दूसरे के क्लोज आ क्यों रहे हैं, एटम एक दूसरे के क्लोज इसलिए आ रहे हैं क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्सेस का मैग्नीट्यूड ज्यादा है रिपल्सिव फोर्सेस से। अब मैं आपसे पूछूं अट्रैक्टिव फोर्सेस कौन कौन सी है तो आपको मालूम होगा। ये कंसेप्ट वीबीटी कहती है कि कोई भी बॉन्ड की फॉर्मेशन तब होती है जब ऑर्बिटल ओवरलैप होते हैं। ऑर्बिटल आपको मालूम है वो रीजन जहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है। अब मेरी बात समझो, ये थ्योरी ये कहती है कि कोई भी बॉन्ड की फॉर्मेशन तब होती है जब उनकी आउटर मोस्ट शेल के अंदर प्रेजेंट ऑर्बिटल आपस में क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं। नहीं समझे? अभी तक हम पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे थे, मैं इस कंसेप्ट को एक बार आपको समझा दूं अच्छे से। ये क्वेश्चन पूछा जाता है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन बताइए अकॉर्डिंग टू द पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम, बता देंगे। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन बताइए अकॉर्डिंग टू द पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम। पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन बताइए। ये क्वेश्चन पूछ रहा है वो हमसे, है ना। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन बताइए अकॉर्डिंग टू द पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम। समझ रहे हैं ना मेरी बात? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू द पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम। तो मैं आपको क्या बताना चाहता था कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन कैसे हुई अकॉर्डिंग टू वीबीटी हमें बताना है। तो वीबीटी का ये कहना था कि एटम एक दूसरे के क्लोज तभी आते हैं जब उनके अंदर अट्रैक्टिव फोर्सेस का मैग्नीट्यूड रिपल्सिव फोर्सेस से ज्यादा हो। जब अट्रैक्टिव फोर्सेस का मैग्नीट्यूड रिपल्सिव फोर्सेस से ज्यादा होगा तभी एटम एक दूसरे के क्लोज आएंगे। अगर मान लो रिपल्सिव फोर्सेस का मैग्नीट्यूड ज्यादा हो गया अट्रैक्टिव फोर्सेस से, तो एटम एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। तो ये क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की जो फॉर्मेशन है वो आप हमें किसके अकॉर्डिंग बताइए, वीबीटी के अकॉर्डिंग बताइए। तो अट्रैक्टिव फोर्सेस का मैग्नीट्यूड रिपल्सिव फोर्सेस से जब ज्यादा होगा तभी एटम एक दूसरे के पास आएंगे। अब आपसे मैं ये पूछूं कि इसके अंदर कौन सी अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, तो आप बताएंगे इसके अंदर दो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेस। और उसके लिए आप डायग्राम बनाएंगे एक, है ये हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल है, एक एटम है Ha,
ये इसका न्यूक्लियस है Na और ये इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है Ea। ये इसका न्यूक्लियस है Nb और ये इसका मॉलिक्यूल है H अरे H हाइड्रोजन एटम A है, ये Hb हाइड्रोजन एटम B है और ये इसका इलेक्ट्रॉन है Eb। ये थ्योरी ये कहती है। अच्छा ये बताओ, ये इलेक्ट्रॉन अभी कितने न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में है? ये इलेक्ट्रॉन पे अभी सिर्फ इसकी फोर्स लग रही है, अट्रैक्टिव फोर्स। इस इलेक्ट्रॉन पे सिर्फ इसकी अट्रैक्टिव फोर्स लग रही है। जब ये दोनों एटम आपस में ओवरलैप, दोनों ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेंगे तो अब ये इलेक्ट्रॉन पे कितनी फोर्सेस लगेंगे? अब कितने न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में आएगा ये इलेक्ट्रॉन? अब ये इलेक्ट्रॉन दो न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में आ गए। क्यों? अब समझो, ये बताना ये चाह रहा है कि पहले जो न्यूक्लियस था उस पर सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल का अट्रैक्शन, एक ही इस इलेक्ट्रॉन पर सिर्फ एक ही न्यूक्लियस का अट्रैक्शन लग रहा था और वो इलेक्ट्रॉन है E और उसका न्यूक्लियस है Na। पहले इस इलेक्ट्रॉन पे सिर्फ एक ही न्यूक्लियस का अट्रैक्शन लग रहा था, इस इलेक्ट्रॉन पे पहले एक ही न्यूक्लियस का अट्रैक्शन लग रहा था। अब इन इलेक्ट्रॉन पे कितने न्यूक्लियस का अट्रैक्शन लग रहा है? दो इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन लग रहा है, दो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन लग रहा है। भाई पहले ये इलेक्ट्रॉन पर इस न्यूक्लियस का अट्रैक्शन था, पहले इस इलेक्ट्रॉन पे इस न्यूक्लियस का अट्रैक्शन था, बट जब इन्होंने मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करी, तो इन इलेक्ट्रॉन पे कितने न्यूक्लियस का अट्रैक्शन लग रहा है? दो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन लग रहा है। तो किसके केस में अट्रैक्शन ज्यादा है? इसके केस में जब ये एटम के फॉर्म में थे तब अट्रैक्शन ज्यादा है, कि जब ये मॉलिक्यूल के फॉर्म में तब अट्रैक्शन ज्यादा है? किस केस में अट्रैक्शन ज्यादा है? भाई अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। पहले जब ये अकेले एटम था, Ha था, ये अकेला Hb था, तब ये इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक ही न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में थे, ये इलेक्ट्रॉन भी एक ही न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में थे। बट जब इन्होंने मॉलिक्यूल बनाया आपस में ओवरलैप करके, तो मॉलिक्यूल बनाया तो अब ये इलेक्ट्रॉन कितने न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में? दो न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में। और जब ये दो न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में होंगे तो इस केस में अट्रैक्शन ज्यादा होगा, इस केस में अट्रैक्शन ज्यादा होगा। और अगर अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, पोटेंशियल एनर्जी कम होगी तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। और इसी चीज को हम लोग ऐसे दिखा देते हैं, H बॉन्ड H और ये सिग्मा बॉन्ड है। अभी आपको समझाऊंगा ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से दो तरीके के बॉन्ड बनते हैं, एक सिग्मा और एक पाई। आप समझिए ना वीबीटी के पीछे रीजन क्या है? क्या रीजन है वीबीटी आई क्यों? वीबीटी इसलिए है क्योंकि आप समझिए, पहले अकेला जब एटम था, अगर मैं एटम को कंबाइन करके मॉलिक्यूल बना दूं तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि अट्रैक्शन बढ़ जाता है। और अगर अट्रैक्शन बढ़ जाएगा तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। पर पहले जब वो एटम के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे थे तो उनके ऊपर सिर्फ कम अट्रैक्शन लग रहा था, बट जब उन्होंने मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन की तो अब उन इलेक्ट्रॉन के ऊपर ज्यादा अट्रैक्शन लग रहा है, ज्यादा अट्रैक्शन लग रहा है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी, स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। अच्छा मुझे बताओ अट्रैक्टिव फोर्सेस कौन कौन सी लग रही है? तो एक लग रही है पहले का न्यूक्लियस, पहले का इलेक्ट्रॉन, तो इसको बोल देंगे ओल्ड फोर्सेस। पहले दूसरे का न्यूक्लियस, दूसरे का इलेक्ट्रॉन, ये लग रही है ओल्ड फोर्सेस। न्यू अट्रैक्टिव फोर्स कौन सी है? पहले का न्यूक्लियस, दूसरे का इलेक्ट्रॉन, दूसरे का न्यूक्लियस, पहले का इलेक्ट्रॉन, ये हो गई न्यू फोर्सेस। ये न्यू अट्रैक्टिव फोर्स है, ये न्यू अट्रैक्टिव फोर्स है, ये न्यू अट्रैक्टिव फोर्स है, ये ओल्ड अट्रैक्टिव फोर्स है। अब रिपल्सिव फोर्सेस कौन सी है? समझिए सर, कंसेप्ट समझिए। रिपल्सिव फोर्सेस कौन सी? अब मैं छोटे छोटे वीडियो बनाऊंगा एक एक टॉपिक के, आपको बहुत लंबा वीडियो नहीं बनाया करेंगे, 20-25 मिनट का वीडियो, जिससे एक टॉपिक कंप्लीट हो, जिससे आप भी कन्वीनियंट रहे, एक साथ आपको सिटिंग ना करनी पड़े। मान लो आपको एक वॉच में टाइमिंग लगा लीजिए कि मुझे 25 मिनट पढ़ना है, 25 मिनट में ये टॉपिक कवर करना है, इतना ही करना है बस। फिर मैं अगला टॉपिक पढ़ाऊंगा, वो भी 25 मिनट, फिर आप 15-20 मिनट का गैप ले लीजिए, फिर अगला टॉपिक पढ़िए। तो हम टॉपिक वाइज चलेंगे, 20-25 मिनट का वीडियो मैक्सिमम है ना। तो अट्रैक्टिव फोर्सेस का मैग्नीट्यूड रिपल्सिव फोर्सेस से ज्यादा होता है। रिपल्सिव फोर्सेस क्यों? न्यूक्लियस के बीच में रिपल्शन, इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन, ये रिपल्सिव फोर्सेस है, ये रिपल्सिव फोर्सेस है। रिपल्सिव फोर्सेस कौन सी है बताओ? इसका इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन, इनके बीच में रिपल्शन। अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या है? इसके और इसके बीच में। अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या है? इसके और इसके बीच में। तो दो तरीके की फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं, एक अट्रैक्टिव फोर्सेस और एक रिपल्सिव फोर्सेस। किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है? अट्रैक्टिव फोर्सेस का मैग्नीट्यूड ज्यादा है। तभी एटम एक दूसरे के क्लोज आ रहे हैं, तभी एटम एक दूसरे के क्लोज आ रहे हैं। अट्रैक्शन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी कम होती है, अट्रैक्शन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी कम होती है। समझ रहे हैं ना मेरी बात? अट्रैक्शन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी कम होती है।
आज शाम को मैं जो वीडियो बनाऊंगा उस वीडियो में आपको पढ़ना है टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। फिर एक वीडियो पढ़ाऊंगा जिसमें बनाऊंगा पॉजिटिव नेगेटिव एंड जीरो ओवरलैपिंग, है ना, समझो की बात। बच्चों सर्दियां सही नहीं रही है, अल्सर हो रखे थे मुंह में इस चक्कर में। अब जरा इसका पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम देख लो, अब आपको समझ में आ जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम देख लो। पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम में ये है, इस y एक्सिस पर है एनर्जी, x एक्सिस पर है इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। अच्छा मैं आपसे पूछूं, अगर आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो IND बढ़ेगा, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बढ़ेगा। अगर आप राइट से लेफ्ट की तरफ आएंगे तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कम होगा। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मान लो शुरुआत में एटम एक दूसरे से दूर थे, है ना, तो कुछ पोटेंशियल एनर्जी रही होगी, ये धीरे धीरे एटम एक दूसरे के क्लोज आएंगे, पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, ऐसे रहेगा। अब जरा आप देखो, जैसे जैसे इनके बीच का इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस घटेगा पोटेंशियल एनर्जी कम होती जा रही है। जैसे जैसे इनके बीच का न्यूक्लियर डिस्टेंस घटेगा पोटेंशियल एनर्जी कम होती जा रही है। एक पॉइंट ऐसा आएगा जिसमें पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाएगी। अच्छा एनर्जी में कितना डिफरेंस आया, यहां से काउंट करो ना, यहां से लेके यहां तक की जो एनर्जी का डिफरेंस आया ये कहलाती है बॉन्ड एनर्जी। कितनी होती है हाइड्रोजन के केस में, 435.8 किलो जूल पर मोल, याद कर लो, ये होती है बॉन्ड एनर्जी 435.8 किलो जूल पर मोल। यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है ये कहलाता है बॉन्ड लेंथ। इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है। इस पॉइंट पर अट्रैक्टिव फोर्सेस का मैग्नीट्यूड रिपल्सिव फोर्सेस के बराबर है। इस पॉइंट पे अट्रैक्टिव फोर्सेस का मैग्नीट्यूड रिपल्सिव फोर्सेस के बराबर है। जब अट्रैक्टिव फोर्सेस का मैग्नीट्यूड रिपल्सिव फोर्सेस के बराबर होगा तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी। पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो बॉन्ड किस पॉइंट पर बनता है, यही पॉइंट है जिस पर बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है बॉन्ड की फॉर्मेशन कहां होती है, जहां पे अट्रैक्टिव फोर्सेस का मैग्नीट्यूड रिपल्सिव फोर्सेस के बराबर हो। अगर जहां पर अट्रैक्शन ज्यादा होगा रिपल्शन से, वहां पे भी बॉन्ड नहीं बनेगा। जहां पर रिपल्शन ज्यादा होगा अट्रैक्शन से, वहां तो बॉन्ड बन ही नहीं सकता। ये जो आगे वाला पोर्शन है, मतलब इस पॉइंट के आगे जाओगे तो रिपल्सिव फोर्सेस का मैग्नीट्यूड अट्रैक्टिव फोर्सेस से ज्यादा हो जाता है, और अट्रैक्टिव फोर्सेस से ज्यादा हो गया तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी, स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो इस पॉइंट से यहां की तरफ अट्रैक्टिव फोर्सेस का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, इस पॉइंट से यहां की तरफ रिपल्सिव फोर्सेस का मैग्नीट्यूड ज्यादा है। यहां से यहां तक बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड लेंथ कितने पिकोमीटर है, 74 पिकोमीटर है। दिस इज द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कर्व। ठीक है, तो हमारा एक टॉपिक आज का क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। ठीक है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू द वीबीटी। आज हम शाम को पढ़ेंगे ओवरलैपिंग ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल।